डेवलपमेंट को हम मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हिंदी में संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। इस थ्योरी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस थ्योरी में से हर साल क्वेश्चन आए हैं और आगे आने वालों में भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए हम इस थ्योरी को अच्छे से समझते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस इस थ्योरी में से आएंगे हम उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएं। पेपर 2 में इस थ्योरी में से लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं और आप देखिए कि 2015 में तो 4 क्वेश्चन आए थे। 2015 में 2 पेपर हुए थे तो दोनों पेपरों में दो दो क्वेश्चन आए थे और 2014 में भी इसमें से 3 क्वेश्चन आए थे और 2016 यानी कि पिछले साल भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था। और जब हम पेपर 1 की बात करते हैं तब भी लगातार इस थ्योरी में से क्वेश्चन आते रहे हैं। 2011 से लेकर 2016 तक इस थ्योरी में से हर साल क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल यानी कि दिमाग वाले क्वेश्चन थे। अगर आप इस थ्योरी को रट्टा लगा के एग्जाम देने जाएंगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस थ्योरी को अच्छे से समझें ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। प्याजे ने जो थ्योरी दी है वो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। इसलिए इस थ्योरी को पढ़ने से पहले यह जरूरी है कि हम समझें कॉग्निशन का मतलब क्या होता है। कॉग्निशन को हिंदी में अनुभूति भी कहते हैं। अब कॉग्निशन का मतलब है कि हम चीजों को कैसे लर्न करते हैं, रिमेंबर यानी कि याद रखते हैं, इवेल्युएट करते हैं, रीजन करते हैं, परसीव करते हैं या जज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं या आप प्याजे की थ्योरी को समझ रहे हैं तो इसका मतलब है आप कुछ लर्न कर रहे हैं, इसमें आपका दिमाग यूज हो रहा है तो हम इसको कॉग्निशन कहते हैं। ऐसे ही चीजों को याद रखना, जैसे कि आप प्याजे की थ्योरी को समझ के उसको याद रखेंगे, उसमें भी कॉग्निशन यानी कि अनुभूति इन्वॉल्व है। इवेल्युएट, अब मैं आपको बताऊं कि राम के 100 में से 80 नंबर हैं और श्याम के 100 में से 75 नंबर हैं, तो दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है। आप जब इस चीज को इवेल्युएट करेंगे तब आप अपना दिमाग लगाएंगे कि जिसके नंबर 80 हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इस चीज को भी हम कॉग्निशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें लर्निंग, रिमेंबरिंग, इवेल्युएटिंग, जजिंग, रीजनिंग, परसीविंग, ये कॉग्निशन का पार्ट है जिनमें हमारा दिमाग यूज होता है। चलिए हमने कॉग्निशन तो समझ लिया, अब हम समझते हैं कि वाकई में प्याजे की थ्योरी क्या बताती है। प्याजे की थ्योरी हमें यह बताती है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है, कि बच्चा जब इन्फेंसी से एडल्टहुड में जाता है तो इस दौरान, इस पीरियड में उसकी मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है। प्याजे ने अपनी थ्योरी में सबसे सही बात यह कही है कि हम अक्सर मानते हैं कि बच्चे बड़ों से कम इंटेलिजेंट होते हैं, पर उनके मुताबिक ऐसा नहीं होता है। बच्चे बड़ों के बराबर इंटेलिजेंट होते हैं, बस फर्क इतना है कि बच्चे किसी और तरीके से सोचते हैं, दैट इज दे थिंक डिफरेंटली देन एडल्ट्स, और इसीलिए हमें लगता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन वो बड़ों के बराबर ही इंटेलिजेंट होते हैं। प्याजे ने जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है वो ये है कि बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों का बहुत असर होता है। हेरिडिटी से मतलब है कि आपके जीन्स कैसे हैं। जैसे कि अगर आपके माता पिता होशियार हैं तो आप में भी एक इंटेलिजेंट जीन्स ट्रांसफर होंगे और बहुत चांसेस हैं कि आप भी होशियार या इंटेलिजेंट होंगे। तो इस चीज को हम हेरिडिटी कहते हैं। तो प्याजे के मुताबिक हेरिडिटी का आपकी मेंटल डेवलपमेंट पे असर होता है। प्याजे के मुताबिक एनवायरनमेंट का भी आपकी मेंटल डेवलपमेंट पे असर होता है। एनवायरनमेंट से प्याजे का मतलब है कि आपकी सराउंडिंग्स कैसे हैं। क्या आपके आसपास साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, क्या आपको खेलने के लिए अच्छे और चैलेंजिंग खिलौने दिए जा रहे हैं, क्या आपकी टेक्स्ट बुक्स इंटरैक्टिव हैं। तो प्याजे के मुताबिक अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आपकी मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। हेरिडिटी को हम बायोलॉजिकल मैच्योरेशन भी कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि प्याजे के अनुसार बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और एनवायरनमेंट का बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे असर होता है और ये दोनों ही बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्याजे की थ्योरी बताती है कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट द नॉलेज बाय देमसेल्व्स, कि चिल्ड्रन अपनी नॉलेज खुद ही धीरे धीरे बनाते हैं। वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, उसमें खेलते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे करके ही वो अपने आप अपनी नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ा लेते हैं। लेकिन इससे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है कि सोशल इंटरेक्शन डज नॉट प्ले मच इंपॉर्टेंट रोल, कि सोशल इंटरेक्शन बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट में कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करती है। सोशल इंटरेक्शन से मतलब है वो इंटरेक्शन जो बच्चा अपने दोस्तों से, अपने टीचर से या माता पिता से करता है। तो प्याजे के अनुसार सोशल इंटरेक्शन का बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट में कोई बड़ा रोल नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि सोशल इंटरेक्शन बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट में ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है। बच्चे अपनी नॉलेज खुद ब खुद बनाते हैं जब वो एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। आइए अब कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, कि ऐसा किसने कहा है कि चिल्ड्रन अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमने अभी पढ़ा है कि ये प्याजे ने कहा है, तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, के प्याजे के मुताबिक इनमें से कौन सी चीज बच्चे की कॉग्निटिव यानी कि मेंटल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। अभी हमने पढ़ा है कि सोशल इंटरेक्शन बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं डालती है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन है सोशल एक्सपीरियंसेस। तो आंसर होना चाहिए 1। तो आप देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो इट विल जस्ट टेक यू 3 to 5 सेकेंड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। प्याजे की थ्योरी के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है स्कीमास, जिसे हिंदी में स्कीमा भी कहते हैं। स्कीमास हमारी नॉलेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अडेप्टेशन प्रोसेस, जिसे हिंदी में अनुकूलन भी कहते हैं। अडेप्टेशन प्रोसेस हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में मदद करता है। हम स्कीमास और अडेप्टेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और तीसरा कंपोनेंट है प्याजे की डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इसे संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रिय अवस्था भी कहा जाता है। तीसरी स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसे मूर्त संक्रिय अवस्था भी कहा जाता है। और चौथी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसे औपचारिक संक्रिया की अवस्था भी कहा जाता है। तो हम इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि स्कीमास क्या होते हैं। किसी भी चीज को लेकर हमारे दिमाग में कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको हम स्कीमास कहते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ये बच्चा इस बिल्ली के साथ खेलता है, तो इस बिल्ली के लिए इस बच्चे के दिमाग में कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स होंगे। जैसे कि यहां पे हमने एक मेंटल स्ट्रक्चर दिखाया है, जैसे कि बच्चे के दिमाग में इस बिल्ली को लेकर जो मेंटल स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि बिल्ली की एक टेल यानी कि पूंछ होती है, बिल्ली की 2 आंखें होती हैं, बिल्ली के 2 कान होते हैं, बिल्ली की 4 लेग्स यानी कि लातें होती हैं और बिल्ली के शरीर पर फर होती है। तो इस पूरे मेंटल स्ट्रक्चर को हम स्कीमा कहते हैं। तो किसी भी चीज के बारे में हमारे दिमाग में कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इस तरह से दिखते हैं, और इन मेंटल स्ट्रक्चर्स को ही हम स्कीमा कहते हैं। अब सपोज कीजिए बच्चा एक जानवर को देखता है और उसे कोई बताता है कि इस जानवर को हॉर्स कहते हैं। तो हॉर्स को लेकर बच्चे के दिमाग में एक मेंटल स्ट्रक्चर बन जाएगा, उस मेंटल स्ट्रक्चर को हम स्कीमा कहेंगे। जैसे कि इस केस में बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा बन जाएगा कि 4 लेग्ड एनिमल विद टेल एंड 5 फीट इन हाइट इज हॉर्स, कि वो जानवर जिसकी 4 लातें होती हैं, पूंछ होती है और 5 फीट हाइट होती है, वो हॉर्स होता है। अब सपोज कीजिए ये बच्चा जब एक काऊ को देखता है तो उसे हॉर्स कह के बुलाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि बच्चे के दिमाग में जो मेंटल स्ट्रक्चर यानी कि स्कीमा बना हुआ है, उस स्कीमे के अनुसार वो जानवर जिसकी 4 लातें हो, एक पूंछ हो और जो 5 फीट इन हाइट हो, उसे हॉर्स कहते हैं। लेकिन जब ये बच्चा इस काऊ को हॉर्स कहता है तब उसके मम्मी पापा उसे करेक्ट करते हैं कि ये हॉर्स नहीं, ये काऊ है।
और जब बच्चे को ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो अपने दिमाग में जो मेंटल स्ट्रक्चर्स है उन्हें मॉडिफाई करता है। जैसे कि वो अपने दिमाग में जो हॉर्स का स्कीमा है उसे मॉडिफाई करेगा कि 4 लातों वाला एनिमल जिसकी पूंछ हो और 5 फीट हाइट हो और जो हॉर्स की तरह दिखता हो वो ही हॉर्स है। और इसी के साथ वो अपने दिमाग में काऊ के लिए एक स्कीमा बनाएगा कि 4 लातों वाला एनिमल जिसकी पूंछ हो और 5 फीट हाइट हो और काऊ की तरह दिखता हो उसे काऊ कहते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे स्कीमास यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर्स मॉडिफाई होते रहते हैं। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस मिलता है हमारे स्कीमास मॉडिफाई होते रहते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि स्कीमास बनते कब हैं? क्या ये जन्म से ही होते हैं या ये जन्म के बाद बनते हैं? अब प्याजे के अनुसार एक बात तो तय है कि जैसे जैसे हमें और इंफॉर्मेशन मिलती है और हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है हमारे स्कीमास मॉडिफाई होते हैं और इंक्रीज होते हैं। लेकिन प्याजे के अनुसार कुछ स्कीमास हमारे अंदर यानी कि बच्चे के अंदर जन्म से ही बने होते हैं। जैसे कि बच्चे के अंदर एक सकिंग स्कीमा होता है कि जैसे ही आप बच्चे के मुंह में निप्पल या फिर उंगली डालेंगे वो उसे चूसना शुरू कर देगा। ऐसे ही बच्चे के दिमाग में एक ग्रैस्पिंग स्कीमा होता है कि जैसे ही आप बच्चे के हाथ में कुछ देंगे वो उसे ग्रैस्प कर लेगा। तो कुछ स्कीमास जैसे कि सकिंग और ग्रैस्पिंग स्कीमा बच्चे के दिमाग में बाय बर्थ ही होते हैं, वो जन्म से पहले ही होते हैं, वो जन्म के बाद नहीं बनते हैं। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम प्याजे की थ्योरी में 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला कंपोनेंट जो कि स्कीमाज हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अडेप्टेशन प्रोसेस को जिसे हिंदी में अनुकूलन भी कहते हैं। प्याजे ने अडेप्टेशन प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। हम पहले एसिमिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर एकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे। एसिमिलेशन को हिंदी में आत्मसात्करण भी कहा गया है। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब बच्चे को पता लगता है कि ये जानवर हॉर्स है तो अपने दिमाग में एक स्कीमा बना लेता है कि 4 लातों वाला जानवर जिसकी पूंछ हो और 5 फीट हाइट हो उसे हॉर्स बोलते हैं। अब सपोज कीजिए जब ये बच्चा इस काऊ को देखता है तो वो उसे हॉर्स ही समझता है क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर बन चुका है। लेकिन वो इतना जान लेता है कि ये हॉर्स इस हॉर्स से डिफरेंट है। तो इस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए वो अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेता है कि हॉर्स कैन बी फैट एंड बल्कि ऑल्सो कि हॉर्स मोटा भी हो सकता है। अब ये प्रोसेस जहां की बच्चे को पता लगता है कि ये हॉर्स है और वो अपने दिमाग में स्कीमा बनाता है, इसको एसिमिलेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस भी जहां वो बच्चा सोचता है कि ये काऊ भी हॉर्स है और हॉर्स ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, इस प्रोसेस को भी हम एसिमिलेशन मानते हैं क्योंकि इन दोनों प्रोसेसेस में बच्चा कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, वो अपने स्कीमा में कुछ ऐड कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन मानते हैं। एसिमिलेशन होने के बाद बच्चा इक्विलिब्रियम में होता है क्योंकि उसको लगता है कि जो भी उसने सीखा है या जो भी उसकी सोच है वो ठीक है। अब सपोज कीजिए इस केस में बच्चा इक्विलिब्रियम में है क्योंकि वो सोचता है कि ये दोनों जानवर हॉर्स हैं। लेकिन उसके बाद एक न्यू सिचुएशन आती है। वो न्यू सिचुएशन ऐसी है कि उसके माँ बाप उसे बताते हैं कि ये हॉर्स नहीं ये काऊ है। जब उसको ये पता लगता है कि ये हॉर्स नहीं ये काऊ है तो उसके दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये हॉर्स क्यों नहीं है, क्योंकि उसके मेंटल स्ट्रक्चर के मुताबिक तो ये भी हॉर्स ही होना चाहिए। इसलिए जब उसके माँ बाप उसे बताते हैं कि ये हॉर्स नहीं ये काऊ है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, यानी कि वो डिस इक्विलिब्रियम में चला जाता है। अब जब बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में होता है तो वो एकोमोडेशन करता है, यानी कि वो अपनी नॉलेज को मॉडिफाई करता है। अब इस केस में बच्चा क्या करेगा कि वो अपने दिमाग में हॉर्स के स्कीमे को मॉडिफाई करेगा कि 4 लातों वाला जानवर जिसकी 5 फीट हाइट हो और पूंछ हो और जो वो हॉर्स की तरह दिखता हो वो ही हॉर्स है। और 4 लातों वाला जानवर जिसकी पूंछ हो और 5 फीट हाइट हो और काऊ की तरह शेप हो उसे काऊ कहते हैं। तो इस तरह से बच्चे ने अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई किया यानी कि एकोमोडेट किया। इस प्रोसेस को हम एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन के बाद बच्चा दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ जाता है क्योंकि अब वो कुछ भी कंफ्यूज स्टेट में नहीं है। उसके दिमाग में जो भी चल रहा है वो अब एक इक्विलिब्रियम स्टेट है कि वो ठीक है।
चलिए अब हम एक पास्ट ईयर क्वेश्चन करते हैं। सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड व्हेन शी इज गिवन दाल एंड राइस, शी मिक्सेस राइस एंड दाल एंड स्टार्ट्स ईटिंग। तो क्वेश्चन ये है कि सीता ने अपने हाथों से राइस एंड दाल खाना सीख लिया है। जब भी उसे दाल एंड राइस दी जाती है तो वो दाल और राइस को मिक्स करके खाना शुरू कर देती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, एप्रोप्रिएटेड, इनिशिएटेड। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो वो एकोमोडेशन और एसिमिलेशन में होगा। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि आप जब भी कोई नई चीज सीखते हैं उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं, और जब भी कोई आप ऑलरेडी सीखी हुई चीज को मॉडिफाई करते हैं उस प्रोसेस को एकोमोडेशन कहते हैं। तो इस केस में आप एक नई चीज सीख रहे हैं कि दाल और राइस को हाथों से कैसे खाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन या फिर एसिमिलेटेड बोलेंगे। तो आंसर है 2। अब एक और पास्ट ईयर क्वेश्चन करते हैं। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज, कि हम जब भी अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ नए इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि उसको इक्विलिब्रिएशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं या एकोमोडेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं कहते। अब किसी भी न्यू इंफॉर्मेशन को अपने स्कीमा में बिठाना, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना, उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 2, यानी कि एसिमिलेशन। इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। जब बच्चे को पता लगता है कि ये हॉर्स है तो वो अपने दिमाग में एक स्कीमा बना लेता है, और जब वो काऊ को देखता है तब भी वो उसे हॉर्स समझ के अपने दिमाग में एक स्कीमा बना लेता है कि हॉर्स कैन बी फैट और बल्की ऑल्सो। तो ये प्रोसेस एसिमिलेशन का ही है। बच्चा अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को करेक्ट या मॉडिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसे एसिमिलेशन ही कहेंगे। तो हमने स्कीमाज और एडेप्टेशन प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी सीख लिया है। अब हम तीसरा कंपोनेंट जो कि 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसके बारे में सीखेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर, जिसे कि हम संवेदीय पेशीय अवस्था या इंद्रियगतिक अवस्था भी कहते हैं। ये स्टेज या अवस्था बच्चे में पैदा होने से 2 साल तक होती है। दूसरी स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल, जिसे कि हम पूर्व संक्रिय अवस्था भी कहते हैं, और ये अवस्था या स्टेज बच्चे में 2 से 7 साल तक होती है। तीसरी अवस्था या स्टेज होती है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसे हिंदी में मूर्त संक्रिय अवस्था भी कहते हैं। ये स्टेज बच्चे में 7 से 11 साल तक होती है। और चौथी और आखिरी स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसे कि हम हिंदी में औपचारिक संक्रिय अवस्था भी कहते हैं। ये स्टेज 11 साल से बड़े बच्चों में पाई जाती है। इन स्टेजों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यह जानना बहुत जरूरी है कि पियाजे के मुताबिक ये स्टेजेस एक ऑर्डर में ही चलती हैं, कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज से सीधा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच जाए। वो एक ऑर्डर में ही जाएगा। वो सेंसरी मोटर से प्री ऑपरेशनल, वहां से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फिर ही फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचेगा। तो वो कोई भी स्टेज जंप नहीं कर सकता। ये सारी स्टेजेस एक ऑर्डर में ही चलती हैं। हालांकि पियाजे ने यह भी कहा है कि एज में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कि जैसे कि कोई बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में 4 साल पे पहुंचे या फिर कोई 1.5 साल में ही पहुंच जाए। तो एज में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये स्टेजेस हर बच्चा एक ऑर्डर में ही फॉलो करेगा। इसके अलावा पियाजे की थ्योरी में यह बात जाननी बहुत जरूरी है कि पियाजे ने मेंटल डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में बांटा है। तो पियाजे के अनुसार मेंटल डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है, कि वो स्टेजेस में होती है। वो कंटिन्यूअस नहीं है कि वो लगातार हर पल होती रहती है। डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है और वो स्टेजेस में होती है, जैसे कि ये स्टेज 1, ये स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पियाजे की थ्योरी के अनुसार मेंटल डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। इस पे भी एग्जाम पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
Which of the following figure correctly represents the development according to Piaget's development theory? कि उनमें से कौन सी फिगर प्याजे की थ्योरी को सही दर्शाती है? तो हमने अभी पढ़ा था कि प्याजे के अनुसार डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है, वो डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर आप पहली फिगर को ही देखें, उसमें साफ दर्शाया गया है कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है, वो स्टेजेस में हो रही है। दूसरी फिगर में यह दर्शाया गया है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, तो ये गलत है। तीसरी फिगर में तो यही बताया गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है डेवलपमेंट कम होती जाती है, ये भी गलत है। और फोर्थ में यह बताया गया है कि डेवलपमेंट और एज एक प्रोपोर्शन में चलते हैं, ये भी गलत है। तो इसका तो बहुत सीधा आंसर है 1 कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है अकॉर्डिंग टू प्याजे, और वो फिगर 1 में बहुत सही तरह से दिखाया गया है। तो इसका आंसर है 1। सेंसरी मोटर स्टेज से हम शुरू करते हैं। ये स्टेज बच्चे में 0 से 2 साल के बीच में पाई जाती है। इस स्टेज में बच्चा अपनी सेंसेस यानी कि टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा की जो सेंस होती है उसी से सीखता है। इस स्टेज में बच्चा अपनी मोटर मूवमेंट से भी सीखता है, सच एज क्रीपिंग एंड वॉकिंग। बच्चा बहुत ज्यादा ईगोसेंट्रिक होता है, उसको लगता है कि बस उसी का व्यू है और वो दूसरे की बात को नहीं समझता है। इसी कारणवश बच्चे को अगर किसी बात के लिए मना किया जाए तो वो रोने भी लगता है। इस स्टेज के एंड तक आते आते बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कर लेता है। अगर आपको नहीं मालूम है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होती क्या है तो घबराइए मत, अब हम ऑब्जेक्ट परमानेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है? अब हमने अक्सर देखा है कि अगर कोई चीज बच्चे के सामने ला दी जाए तो बच्चा उस चीज को मांगने लगता है, उससे खेलने लगता है। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि अगर वही चीज बच्चे के सामने से हटा दी जाए तो वो उस चीज को भूल जाता है और किसी और चीज में लग जाता है, किसी और खिलौने से खेलने लग जाता है। लेकिन अगर वो चीज बच्चे के सामने से हटाने के बाद भी बच्चा उस चीज को ना भूले तो हम कहते हैं कि बच्चे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कर ली है, कि वो चीज बच्चे के दिमाग में परमानेंटली बैठ गई है। अब सपोज कीजिए इस बच्चे के सामने ये बॉल को लाया जाए तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि ये बॉल एग्जिस्ट करती है, वो इस बॉल को मांगने लगेगा। अब अगर इस बॉल को हटा दिया जाए और हटाने के बाद भी ये बच्चे के दिमाग में ये रहे कि वो बॉल एग्जिस्ट करती है और वो उस बॉल को मांगता रहे, इस चीज को हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, कि बच्चे के दिमाग में ये परमानेंट हो गया है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। अब ऐसे ही सपोज कीजिए कि हम इस बॉल को बच्चे के सामने से हटा दें और साथ ही साथ बच्चे के दिमाग में से भी ये बात निकल जाए कि ऐसी कोई बॉल एग्जिस्ट करती है। अगर बच्चे के दिमाग में से ये बात निकल जाए कि ये बॉल एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है, कि बच्चे में अभी ये परमानेंट चीज नहीं बसी है कि बॉल एग्जिस्ट करती है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक विद देयर आईज, ईयर्स एंड हैंड्स? कि इनमें से कौन सी स्टेज में बच्चे अपने आंखें, कान और हाथों से सोचते हैं? तो ये तो वही स्टेज है जिसमें बच्चा सबसे छोटा होता है। हमने अभी पढ़ा है कि बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में अपने सेंसेस यानी कि टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा से सीखता है। तो इसका आंसर तो होगा 3, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे की सोचने की जो ताकत होती है वो उसके आंखों, कानों और हाथों में होती है। तो इसका आंसर होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स इज एविडेंस दैट इन्फैंट्स हैव बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शंस? कि जब बच्चे छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालते हैं या ढूंढने लगते हैं तो हम क्या समझें कि बच्चों ने किस चीज को सीख लिया है या मास्टर कर लिया है? अब हमने ये बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था कि जब बच्चे किसी ऐसी चीज को भी याद रखते हैं जो उनके सामने नहीं रहती, उस चीज को हम कहते हैं कि उन्होंने ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कर ली है, कि उनके दिमाग में ये परमानेंट हो गया है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो इसका आंसर तो होना चाहिए 2, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब हम प्याजे की दूसरी स्टेज, जिसको कि हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में पूर्व संक्रिय अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था बच्चे में 2 से 7 साल के बीच में पाई जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि इस स्टेज में बच्चा लॉजिक नहीं यूज कर सकता है, अभी वो छोटा है,
वो लॉजिक नहीं यूज कर सकता है। इस स्टेज में बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, उसको लगता है कि जो वो देख रहा है, जो वो सोच रहा है, वो ही सही है। वो सिर्फ अपने व्यू को ही समझता है और दूसरों के व्यू को नहीं समझता है। इस स्टेज के शुरू में, यानी कि जब बच्चा 2 या 3 साल का होता है, तो वो अपने टॉयज को भी किसी के साथ शेयर नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यानी कि 6 या 7 साल की तरफ बढ़ता है, वो लेस ईगो सेंट्रिक हो जाता है। उसको दूसरों के व्यूज के बारे में भी समझ आने लग जाती है और वो अपने टॉयज को भी दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना शुरू कर देता है। इसके अलावा इस स्टेज में बच्चे में बहुत ज्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। शुरू में बच्चा कुछ वर्ड्स बोलने लगता है, लेकिन इस स्टेज के खत्म होते होते, यानी कि जब तक बच्चा 6 या 7 साल का होता है, वो वर्ड्स और सेंटेंसेस दोनों प्रॉपर से बोलने लगता है। इस स्टेज में बच्चे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं, जिसका मतलब है कि वो किसी भी चीज को कुछ भी बना के उससे खेलने लगते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में बच्चा केले को फोन बना के उससे खेल रहा है। इस स्टेज में बच्चे प्रिटेंड प्ले भी करते हैं कि वो कुछ बड़ों का रोल धारण करके उन रोल्स में खेलते हैं। जैसे कि इस फोटो में हम देख रहे हैं कि बच्चा पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। इस स्टेज में बच्चे एनिमिज्म में भी बिलीव करते हैं। एनिमिज्म का मतलब है कि बच्चे समझते हैं कि इवन टेडी बियर्स और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें भी जान है। इसलिए बच्चे इन चीजों को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि वो भी इंसान ही हो। इसके अलावा बच्चे आर्टिफिशियलिज्म में बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो सब इंसान ने ही बनाई हैं। जैसे कि उनको यह लगता है कि क्लाउड्स भी इंसान ने ही बनाए हैं। इस स्टेज में बच्चे का थॉट प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, यानी कि वो नहीं समझ पाता है कि चीजों को रिवर्स भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर 3 + 2 5 होता है, तो बच्चे को यह समझ नहीं होगी कि 5 - 3 भी 2 होता है। तो इससे यह प्रूव होता है कि बच्चे के थॉट्स रिवर्सिबल नहीं है, वो इरिवर्सिबल हैं। ऐसे ही बच्चे को यह समझ में नहीं आता कि अगर आइस को पिघला के पानी बना दिया जाता है, तो उसी पानी को जमा के दोबारा से आइस भी बनाई जा सकती है। ये बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो इस एज में बच्चे के थॉट इरिवर्सिबल होते हैं। उसको लगता है कि चीजों को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अब हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे जो कि इस स्टेज में बच्चों में पाई जाती हैं। सबसे पहली है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब है कि बच्चे दो चीजों पे एक टाइम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चों को ये दो डॉटेड लाइंस दिखाई जाएं और पूछा जाए कि किस लाइन में ज्यादा डॉट्स हैं, तो बच्चे का आंसर होगा कि नीचे वाली लाइन में ज्यादा डॉट्स हैं। बल्कि दोनों लाइन में सेम डॉट्स हैं। लेकिन तो बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है कि नीचे वाली लाइन में ज्यादा डॉट्स हैं? क्योंकि इस चीज को समझने के लिए बच्चे को दो चीजों पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एक तो है नंबर ऑफ डॉट्स, जैसे कि इसमें 5 हैं और इसमें भी 5 हैं, और दूसरा की लेंथ, कि इसकी लेंथ कम है और इसकी लेंथ ज्यादा है। लेकिन सेंट्रेशन, यानी कि बच्चा दो चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो वो नंबर पे नहीं बल्कि लेंथ पे कंसंट्रेट करता है, और उसको लगता है कि नीचे वाली डॉट्स ज्यादा है क्योंकि इनकी लेंथ ज्यादा है। तो इनएबिलिटी टू फोकस ऑन टू थिंग्स एट अ टाइम इज कॉल्ड सेंट्रेशन, और इस स्टेज में सेंट्रेशन पाई जाती है। दूसरी चीज जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि इस स्टेज में बच्चा कंजर्वेशन को नहीं समझता है, कि कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन इज नॉट देयर। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस स्टेज। अब कंजर्वेशन का कंसेप्ट है क्या? कंजर्वेशन का कंसेप्ट यह है कि अगर किसी चीज की अपीयरेंस को चेंज कर दिया जाए, तब भी वो चीज चेंज नहीं होती है, कि किसी भी चीज का वॉल्यूम और मास कंजर्व्ड रहता है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर किसी बच्चे को दिखाया जाए इन दो ग्लासेस को और पूछा जाए कि दोनों में किसमें ज्यादा पानी है, तो बच्चा बोलेगा कि दोनों में बराबर पानी है। लेकिन अगर उसके बाद हम ग्लास बी का पानी इस सी ट्यूब में डाल दें और फिर बच्चे को पूछा जाए कि ए में ज्यादा पानी है या सी में ज्यादा पानी है, तो बच्चा बोलेगा कि ज्यादा पानी सी में है, क्योंकि वो कंजर्वेशन को नहीं समझता है। उसको यह समझ नहीं है
कि अगर इसी पानी को इसमें डाल दें तो पानी तो सेम ही रहेगा। तो इस कारण, क्योंकि बच्चे में कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं है, बच्चा कहता है कि सी में ज्यादा पानी है। अब कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन तो हमें समझ आ गया है, लेकिन कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन इररिवर्सिबिलिटी और सेंट्रेशन से भी रिलेटेड है। हमने अभी पढ़ा था कि इररिवर्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को ये नहीं समझ में आता है कि किसी चीज को रिवर्स भी किया जा सकता है। तो बच्चे को कंजर्वेशन समझ ना आने का एक कारण यह भी होता है कि बच्चे को यह नहीं समझ है कि इस चीज को रिवर्स भी किया जा सकता है, कि अगर इस पानी को रिवर्स करके इसमें डाल दिया जाए तो वो ऐसा ही बन जाएगा। बच्चे को इस चीज की समझ नहीं है, जिसका मतलब है कि बच्चे को रिवर्सिबिलिटी की समझ नहीं है और इसीलिए वो कंजर्वेशन भी नहीं समझ पाता है। कंजर्वेशन ना समझने का दूसरा कारण यह भी होता है क्योंकि बच्चे में सेंट्रेशन होती है, यानी कि वो दो चीजों पे एक साथ कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अब इस केस में बच्चे को दो चीजों पे कंसंट्रेट करना होगा ये जानने के लिए कि इसमें भी उतना ही पानी है जितना इसमें था। वो दो चीजें हैं, इन दोनों की लेंथ और वॉल्यूम। लेकिन बच्चा वॉल्यूम पे ना कंसंट्रेट करके सिर्फ इन दोनों की लेंथ पे कंसंट्रेट करता है, क्योंकि वो एक ही चीज पे कंसंट्रेट कर सकता है और इसलिए उसको लगता है कि सी में ज्यादा पानी है। तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि बच्चे को कंजर्वेशन ना समझ आने के पीछे जो एक्चुअल कंसेप्ट्स हैं वो ये हैं कि बच्चे में इररिवर्सिबिलिटी होती है या रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, और दूसरा बच्चे में सेंट्रेशन होती है। इसीलिए बच्चा कंजर्वेशन के कंसेप्ट को समझ नहीं पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पियाजे प्रपोज दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू कंजर्व। ही एट्रीब्यूट्स दिस इनएबिलिटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो क्वेश्चन है कि पियाजे ने कहा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन को नहीं समझ पाता है कि अगर छोटे गिलास से बड़े गिलास में पानी डाल दिया जाए तो उसको लगता है कि बड़े गिलास में ज्यादा पानी है। तो पियाजे के अनुसार ये इनबिलिटी, यानी कि ये क्षमता ना होना कि वो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन को समझ पाए, इसका कारण क्या है। अब हमने ये भी बहुत क्लियरली पढ़ा था कि इसका कारण होता है इररिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, के बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि हम बड़े गिलास से पानी को दोबारा छोटे गिलास में डाल सकते हैं और उसमें उतना ही पानी वापस आ जाएगा। बच्चों को ये चीज नहीं समझ आती है और इसीलिए वो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन को नहीं समझ पाते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन को ना समझ आने का कारण है इररिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, मतलब कि इसका आंसर होगा नंबर 3। अब हम पियाजे की थर्ड स्टेज को डिस्कस करेंगे, जिसको कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। यह 7 से 11 साल के बच्चों के बीच में पाई जाती है। इसे हिंदी में मूर्त संक्रिय अवस्था भी कहते हैं। इस स्टेज की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि इस स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये लॉजिकल थिंकिंग वो सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पे ही कर सकता है। यानी कि अगर उसको किसी घोड़े को लॉजिकली एनालाइज करने के लिए बोला जाए तो वो ये कर सकता है, क्योंकि वो इस घोड़े को देख पा रहा है। उसके अनुसार ये एक फिजिकल चीज है जो एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर उसे किसी प्लैनेट के बारे में लॉजिकली सोचने के लिए बोला जाए तो वो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मुताबिक ये प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करता है। उसने इस प्लैनेट को कभी देखा ही नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो लॉजिकल थिंकिंग है वो सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पे लागू होती है। एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि फिजिकली बच्चे के सामने नहीं है, उन पे ये लॉजिकल थिंकिंग नहीं अप्लाई होती है। इस स्टेज में आकर बच्चा कंजर्वेशन को भी समझने लगता है। हमने देखा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन इस स्टेज में बच्चा कंजर्वेशन को समझने लगता है। अगर बी में से पानी को सी में डाल दिया जाए और पूछा जाए कि ए और सी में से किसमें ज्यादा पानी है, तो बच्चा कहेगा कि दोनों में बराबर ही पानी है। इस स्टेज में बच्चे में सीरिएशन का कंसेप्ट भी पाया जाता है। सीरिएशन का मतलब है कि बच्चा चीजों को एक सीरीज में लगा पाता है। जैसे कि अगर हम बच्चे को बोलें कि
चीजों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ तो बच्चा ये चीज कर पाएगा। जैसे कि अगर बच्चों को बोला जाए कि इन सर्कल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ तो बच्चा इन्हें आसानी से लगा देगा, क्योंकि उसमें सीरिएशन का कंसेप्ट डेवलप हो चुका है। इसी के साथ साथ बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट भी आ जाता है। हमने पहले पढ़ा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं आता है, उसकी थिंकिंग अभी भी इरिवर्सिबल होती है। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है। उसको ये समझ आ चुका होता है कि अगर हम आइस को पिघला के लिक्विड बना सकते हैं तो लिक्विड को जमा के हम आइस भी बना सकते हैं। हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ा था कि बच्चे में सेंट्रेशन होती है, जिसके कारण वो एक टाइम पे दो चीजों पे फोकस नहीं कर पाता। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में डिसेंटरिंग की एबिलिटी आ जाती है, जिसका मतलब है कि बच्चा एक टाइम पे दो चीजों पे फोकस कर पाता है। अगर इस स्टेज में बच्चे को पूछा जाए कि कौन सी लाइन में ज्यादा डॉट्स हैं, तो बच्चे का आंसर होगा कि दोनों लाइंस में सेम डॉट्स हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा लेंथ के साथ साथ नंबर पे भी फोकस कर सकता है, यानी कि वो एक टाइम पे दो चीजों पे फोकस कर सकता है। इसलिए वो पहचान पाता है कि इन दोनों लाइंस में सेम नंबर ऑफ डॉट्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल से बड़े बच्चों में होती है। इसको हम हिंदी में औपचारिक संक्रिय की अवस्था भी कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा अब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में भी सोच सकता है। हमने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ा था कि बच्चा सिर्फ फिजिकल यानी कि एग्जिस्टिंग चीजों के बारे में सोच सकता है, लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आके वो अब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में भी सोच सकता है कि जो चीजें उसने कभी देखी नहीं है वो उनके बारे में भी सोच सकता है। इसी के साथ साथ बच्चा अपनी थिंकिंग में क्रिएटिव हो जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को पूछा जाए कि A इज टॉलर देन B एंड B इज टॉलर देन C, और उससे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज द टॉलेस्ट, तो इस केस में बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको A B C कहीं दिख नहीं रहे हैं। उसको ये अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। अगर बच्चा इस चीज को सॉल्व करने के लिए पेन और पेपर का यूज ना करे, यानी कि वो ए बी सी को ड्रॉ ना करे, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है, मतलब वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है। अगर बच्चा इस चीज को सॉल्व करने के लिए ए बी सी की फिगर बनाए और फिर पता लगाए कि तीनों में से कौन सबसे बड़ा है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में नहीं है। इसका मतलब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और रीजनिंग भी करने लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आके बच्चे की थिंकिंग और रीजनिंग कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, के बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की कैपेसिटी कौन सी स्टेज में आती है। तो ये तो हमने बहुत क्लियरली पढ़ा है कि बच्चा लॉजिकली थिंक करना शुरू करता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, लेकिन वो लॉजिकली जो थिंक करता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में वो सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में थिंक करता है। अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में वो थिंक करना शुरू करता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसका आंसर होगा 2। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आप कभी भी सही आंसर नहीं पकड़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ टीचर शोज टू आइडेंटिकल ग्लासेस फिल्ड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ जूस इन देम. शी empties two different glasses, one of which is taller and other one is wider. She asks the class to identify which glass has more juice in it. Students reply that taller glass has more juice. Students are having difficulty in dealing with. तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम दो गिलासों में सेम जूस डाल दें और दोनों गिलासों की शेप अलग अलग है, एक गिलास पतला और लंबा है और दूसरा गिलास छोटा और चौड़ा है, तो हालांकि हम दोनों में सेम अमाउंट ऑफ जूस डालेंगे लेकिन जूस का लेवल पतले और लंबे गिलास में ज्यादा होगा क्योंकि वो पतला गिलास है। तो अब स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि कौन से गिलास में ज्यादा जूस है, तो बच्चे अक्सर बोलते हैं कि जो लंबा और पतला गिलास है उसमें ज्यादा जूस है।
तो बच्चे इस आंसर को गलत इसलिए बताते हैं क्योंकि उनको एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा कंसेप्ट है जिसके क्लियर ना होने की वजह से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताते हैं। तो हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन का आंसर बच्चे इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि उन्हें डीसेंटरिंग और रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। डीसेंटरिंग मींस कि वो एक ही समय में दो चीजों पे कंसंट्रेट कर सकें, और रिवर्सिबिलिटी मींस कि किसी भी चीज को उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जा सकते हैं। तो बच्चों को ये दोनों कंसेप्ट नहीं समझ आते हैं, इसीलिए वो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन नहीं समझ पाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही ऑप्शंस हमारे आंसर में दिख रहे हैं कि डिसेंटरिंग और रिवर्सिबिलिटी नंबर 3 और 4 हमारी ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें इनमें से एक ही ऑप्शन चुनना है। अगर हम देखें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कंजर्वेशन से रिलेटेड है, कि अगर वो कंसेप्ट समझ ना आए तो कंजर्वेशन भी समझ नहीं आएगी, वो है डिसेंटरिंग के बच्चे एक टाइम पे दो चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और इस क्वेश्चन में वो वॉल्यूम और लेंथ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ एक ही चीज यानी कि वॉल्यूम या लेंथ में से लेंथ में ही कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, इसीलिए वो इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, के इनमें से पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली ऑप्शन है पियाजे आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। ये बिल्कुल गलत है। पियाजे ने बहुत क्लियरली बोला है कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है और डिसकंटिन्यूअस है। दूसरी ऑप्शन है पियाजे हैज प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये भी गलत है। पियाजे ने डेवलपमेंट की 4 ही स्टेजेस दी हैं। थर्ड ऑप्शन है स्टेजेस आर इनवेरिएंट व्हिच मींस दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। ये कुछ सही है क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्टेजेस स्किप नहीं हो सकती हैं। बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ही जाएगा, वहां से तीसरी स्टेज और वहां से चौथी स्टेज में, कोई भी स्टेज स्किप नहीं कर सकता है। तो थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन हम एक बार फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन। ये भी गलत है क्योंकि पियाजे ने बहुत क्लियरली कहा है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस वुड रिमेन द सेम अक्रॉस कल्चर, के बच्चा किसी भी कल्चर में हो, चाहे इंडियन हो चाहे अमेरिकन हो, वो सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस को फॉलो करेगा। तो इसका आंसर तो भैया होना चाहिए 3। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एग्जाम में बैठ के ये क्वेश्चन मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, कि पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज के अनुसार इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। पहली ऑप्शन है इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे 0 से 2 साल में होते हैं, वो नकल तो उतारते ही हैं, जिसका मतलब इमिटेशन है, और उनके दिमाग में कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स भी बनने लगते हैं। तो पहला ऑप्शन मुझे तो सही लग रहा है, लेकिन हम दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन। ये गलत है। ये लॉजिकल थिंकिंग की जो कैपेबिलिटी है वो कंक्रीट ऑपरेशनल में जाके आती है। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, ये भी गलत है। ये भी कॉन्क्रीट या फॉर्मल ऑपरेशनल में ही आती है। कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज, ये भी गलत है क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा बहुत ही ईगोसेंट्रिक होता है, उसको सिर्फ अपना ही व्यू नजर आता है, वो दूसरों के बारे में तो सोचता ही नहीं है। तो इसका आंसर तो क्लियरली है 1। अब हम कुछ एजुकेशनल इंप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे पियाजे की थ्योरी का, कि पियाजे की थ्योरी को अगर माना जाए तो स्कूलों में पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। सबसे बड़ा जो इंप्लीकेशन है वो है डिस्कवरी लर्निंग। पियाजे के अनुसार बच्चों को कभी भी कोई चीज सीखने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। बच्चों को चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। वो अपने एनवायरनमेंट को जब एक्सप्लोर करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे, तो वो उससे बहुत कुछ सीखेंगे। ये करने से बच्चे एक्टिव लर्नर बनेंगे, ना कि पैसिव। अगर आप बच्चे को क्लासरूम में बिठाकर किताब पढ़ाएंगे तो वो एक पैसिव लर्निंग होगी, लेकिन अगर आप बच्चे को बाहर ले जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कराएंगे, कुछ एक्टिविटीज कराएंगे, तो वो एक एक्टिव लर्निंग होगी, और उसे हम डिस्कवरी लर्निंग भी कहते हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चों के लिए डिस्कवरी लर्निंग ही बेस्ट है, और बच्चों को हमें एम्फेसाइज करना चाहिए चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, चीजों को ट्राई करने के लिए, चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए।
दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलती है पियाजे की थ्योरी से वो है रेडीनेस टू लर्न, कि बच्चे को कोई चीज तभी पढ़ानी चाहिए जब वो उस चीज को पढ़ने के लिए तैयार है। जैसे कि अगर हम बच्चे को कंजर्वेशन का कंसेप्ट समझा रहे हैं और ये कंसेप्ट हम बच्चे को प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही समझाने लग जाएं तो वो उस चीज को नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमें वेट करनी चाहिए कि बच्चा जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचे तभी हमें उसे कंजर्वेशन का कंसेप्ट समझाना चाहिए। समय से पहले किसी भी चीज को समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चा कंफ्यूज्ड ही होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट सीख जो हमें मिलती है पियाजे की थ्योरी से वो है फैसिलिटेट रेदर देन टीच, कि टीचर को एक फैसिलिटेटर का रोल लेना चाहिए, ना कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्लासरूम में बिठा के बच्चों को किताबी पढ़ाई कराने से कोई फायदा नहीं है। टीचर को चाहिए कि बच्चा जो भी सीखना चाहता हो उस चीज में उसकी हेल्प करे। अगर बच्चा चाहता है कि वो गार्डन में जाके खेले और वहां पे प्लांट्स को देखकर कुछ सीखे, तो टीचर को चाहिए कि वो उस चीज को फैसिलिटेट करे, मतलब कि बच्चे को ये चीज करने में हेल्प करे। वो बच्चे को गार्डन में ले जाए, उसको सारे प्लांट्स को दिखाए, बच्चा उन प्लांट्स को टच करे, फील करे, और इसी सब कुछ करने से वो अपनी नॉलेज को बढ़ाए। चौथी इंपॉर्टेंट सीख जो हमें पियाजे की थ्योरी से मिलती है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि टीचर को चाहिए कि वो बच्चों के कल्चर और सोशल बैकग्राउंड को समझे, उनमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो समझे, क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता। कुछ बच्चे पढ़ाई में तेज हो सकते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में पीछे रह सकते हैं। तो टीचर को चाहिए कि हर बच्चे को समझे और उसकी क्षमता और उसकी नीड के अनुसार उसे गाइडेंस दे, उसे पढ़ाए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजे's थ्योरी। हम पियाजे की थ्योरी में कुछ कमियों को अब डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी कमी जो पियाजे की थ्योरी में पाई जाती है कि पियाजे ने कहा है कि डेवलपमेंट स्टेजेस में अगर होती है, डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन बहुत सारे थ्योरिस्ट ने ये बोला है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म या एक इंपॉर्टेंट कमी जो पियाजे की थ्योरी में पाई जाती है वो ये है कि पियाजे के अनुसार कल्चर और सोशल एनवायरनमेंट का आपकी डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं होता, कि आपके दोस्त या आपका स्कूल टीचर कैसे हैं इस चीज का आपकी मेंटल डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं होता। और पियाजे के अनुसार बच्चा अकेला ही अपनी नॉलेज डेवलप करता है, अकेला ही वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है, उसके दोस्तों का या उसके टीचर का उसकी लर्निंग में ज्यादा रोल नहीं होता है। तीसरा क्रिटिसिज्म या पियाजे की थ्योरी में तीसरी कमी ये पाई जाती है कि पियाजे ने जो अपनी रिसर्च की थी उसमें से बहुत सारी रिसर्च उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ही की थी, जिसके कारण उनकी रिसर्च के रिजल्ट्स गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि वो रिसर्च उनके बच्चों पे ही की गई थी। तो ये तीन मेन क्रिटिसिज्म्स या तीन मेन कमियां हैं जो पियाजे की थ्योरी में पाई जाती हैं। अब हम आपका थैंक यू धन्यवाद करना चाहेंगे ये वीडियो देखने के लिए। पियाजे की थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने सभी कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से कवर किया है और आशा करते हैं कि आपको ये सारे कंसेप्ट्स समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये कंसेप्ट्स समझ आ गए हैं तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एडुटैप से पूछ सकते हैं। एडुटैप हमेशा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए तैयार है।